सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। प्यारी बुआ, आपको भी मेरा नमस्कार। खुश रहो, खूब खुश रहो जी। ये तो वर्ड फेमस है कि अब नेहा बिटिया आई हैं तो इनको एकदम भर भर के प्यार दिया जाएगा। वैसे हमारे तमाम श्रोता जो घर में बैठकर या कहीं घूमते हुए या कहीं और, अरे कल तो नेहा बिटिया बड़ा मजा हुआ। एक स्थानीय बस में गोवा में कोई यात्रा कर रहा था और वहाँ सखी सहेली कार्यक्रम चल रहा था। उन्होंने फट से एक रिकॉर्डिंग भेज दी हम लोगों के पास। इतना अच्छा लगा। तो बस जहाँ भी रहिए सुनते रहिए सखी सहेली कार्यक्रम, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, है कि नहीं? कितना अच्छा लगता है ना जब पता चलता है कि देखिए इसी बहाने हम भी गोवा पहुंच गए ना। हाँ। जैसे हम बहाने बहाने से इन्हें कहीं घूमने ले जाते हैं, उसी तरह से ये भी हमें साथ में लेके जाते हैं और घुमा फिरा कर वापस ला देते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि आज कहाँ घूमने चल रहे हैं ये तो बता दो सबसे पहले। आज हम जाएंगे चोपता हिल स्टेशन, जाने वाले हैं आज घूमने के लिए। अच्छा। और आज हम याद करने वाले हैं शरारतों को। हाँ, तुम्हारी शरारत तो हम बताएंगे लेकिन हाँ, जो हमारे श्रोता हैं वो भी बताएंगे उन्होंने क्या क्या शरारत की, पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। कभी कभी शरारत करके चोरी चुपके से निकल जाते हैं लोग, और कभी कभी धर लिए जाते हैं। तो आज वो बता देंगे कि कौन सी शरारत थी और पता चल जाएगा, आज पकड़े जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं। तो अब देखो क्या है कि वो शरारत की होगी, 7 साल की उम्र रही होगी, 8 साल की रही होगी, हो सकता है 70 के हों, 80 के हों, तो बताए ना तो कितना मजा आएगा। अब ये भी अच्छा बड़ा फक्र भी होगा उन्हें ना कि हमें तो उस समय किसी ने पकड़ा नहीं, क्या बात है, हम तो शहंशाह निकल गए, है कि नहीं? ये भी ऐसा लगता होगा ना कि एकदम सीक्रेट एजेंट की तरह हम रहे और हमने बिल्कुल कुछ पकड़े नहीं गए इतनी सारी शरारतें करने के बावजूद। सही बात है। और कईयों पर तो शरारती का एक टैग लगा होता है कि भाई ये शरारती है, फिर कोई भी शरारत करे पर नाम उनका ही आता है। वही कहते हैं ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा, वो बदनाम हो जाते हैं, उनका नाम रोशन हो जाता है कि भाई अब यही शरारत जो भी हुई होगी तो नेहा बिटिया नहीं मतलब ऐसे नाम हो जाता है कि इसी ने की होगी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आज विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस भी है। कुछ नयापन नवीन करने का दिन है। तो किस तरह से आपकी सृजनात्मकता और उसमें कुछ नवीनता हो, ऐसा दिन है। बिल्कुल। और सिविल सेवा दिवस भी आज है। इन सारी चीजों के बारे में बुआ जी हम बातें तो करने वाले हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि इन सारी चीजों पर बात करेंगे, लेकिन एक और खास दिन है जी, और वो है दिन याद करने का, गुरु तेग बहादुर सिंह जी को याद करने का दिन है ना? जो सिखों के 9वें गुरु थे और उनका आज 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। उनकी जन्म जयंती को इस तरह से मनाया जाता है और आज वो 400 साल के हो जाते, ऐसा अगर देखा जाए तो। जी। और क्योंकि आपका बचपन का नाम त्यागमल था और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने मुगलों के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ी। लेकिन जन्म की जब बात तुम कर रही हो ना बिटिया, तो बता दें कि आपका जन्म बैसाख कृष्ण पंचमी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और वो एक गुरु थे, विद्वान और कवि भी थे। साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब में उनका योगदान रहा, जिसे सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। भाई उनको देखो कई तरह से याद किया जाता है। जैसे योद्धा गुरु के रूप में याद किया जाता है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अथक संघर्ष करने वाले एक मानव के रूप में याद किया जाता है। मानवता, बहादुरी, मृत्यु, गरिमा और बहुत कुछ के बारे में अपने विचारों और शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं, जाने जाते हैं। और 115 शब्द उन्होंने लिखी हैं जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में, बहुत पवित्र ग्रंथ है, उसमें शामिल किया गया है जिन्हें। तो बस ये देखा जाए कि वो इस तरह से उन्होंने जो अपने ज्ञान या शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, उसे उन्हें लोगों तक भी पहुंचाया और खुद भी सीखते रहे और उनकी जो उन्होंने लिखा उससे आज भी लोग शिक्षा लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लेते हैं। तो हम भी कुछ सुन लें। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप
ना पुरिया पार सहस्याण पालक होहे ता इक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया तो बुआ जी कितना अच्छा लगता है ना जब इस तरह से हम किसी भी धर्म से जुड़ी बातें सुनते हैं या उनकी जब प्रार्थनाएं सुनते हैं तो एक जी। अलग सा सुकून मिलता है हमें। सुकून मिलता है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे सर पर कोई है जिससे कि हम कुछ अपनी कह सकते हैं, अरदास कर जी। सकते हैं, कुछ प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे बड़ा हल्का सा लगता है ना कि अच्छा हम भी छोटे हैं, है कि नहीं? देखिए आपको ऐसा लगता है कि हमें तो बहुत बार ऐसा लगता है। अरे तुम्हें तो हम हमेशा लगता है, जी। इसीलिए तो शैतानियां करती हो तुम। हाँ, तो शैतानियाँ करने के लिए देखिए लेकिन बड़े भी शैतानियाँ करते हैं कई बार देखिएगा आज पता चलेगा कि शैतानी किस तरह से होती है और किस तरह से हम आपस में हमारे जो बड़े हैं ना वो भी देखिए लिख-लिख भेजेंगे कैसे शैतानियाँ करते हैं। आ रहे हैं, शुरू हो गए हैं हुँ। तो संदेश। सबसे ज़्यादा हम प्रार्थना कब करते हैं ये बताइए बुआ जी? प्रार्थना तो तब करते हैं जब अब तुम्हारे हिसाब से तो हमें यही याद आ रहा है कि इम्तिहान जब देने जाते हैं तो बस जपते रहते हैं कि कैसे बिल्कुल। परीक्षा अच्छे से हो जाए और खास तौर से अगर सिविल सेवा है तो फिर जी। क्या बात है। तो ये सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है क्योंकि इसके लिए बहुत तैयारियां करनी होती हैं, जी। बहुत कुछ आपको जानना होता है, सिर्फ एक ही विषय से संबंधित नहीं बल्कि कई विषयों से संबंधित आपके पास ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर आप किसी तरह से इस परीक्षा में पास हो पाते हैं। और यही आज तो हम कह रहे हैं कि बचपन से तुमसे कि सब विषय में महारत हासिल होनी ही चाहिए। फिर हमें एक में होती है तब तक हम दूसरे तक पहुंचते हैं, हाँ, तब तक वो पहला वाला वाली छूट भूलना जाती पड़ता है। है ना, तब दूसरे मतलब दिमाग में हमने छोटी-छोटी जगह बनाई हुई है, अच्छा। तो उस हिसाब से हमें चीजें रखनी होती हैं। तो हम जगह थोड़ी बढ़ा लो। हाँ, वो हम सोच रहे हैं कि स्पेस बढ़ा लें, जैसा फ़ोन के लिए हम खरीद लेते हैं ना एक्स्ट्रा जीबी, हाँ, एक्स्ट्रा जीबी। कार्ड, उस तरह से हम कुछ सोच रहे हैं, दिमाग के लिए भी कुछ आना चाहिए। चलो ठीक है, जी। देखते हैं, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं कि साल 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम लोक सेवा सत्र को मैटकॉक हाउस दिल्ली में संबोधित किया और जहां उन्होंने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर सम्मानित किया था। क्योंकि सच बात है कि जैसे तुम बता रही हो अभी ना कि कितना मुश्किल है उस परीक्षा को करना। कई चरण होते हैं उसमें, फिर साक्षात्कार होता है, जी। लिखित परीक्षा, और लिखित परीक्षा भी बिल्कुल अथाह सागर है। पता नहीं किस कोने से क्या आ जाए, पता ही नहीं है। और इस दिन यानी आज के दिन को अखिल भारतीय सेवाओं के विभिन्न अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है। ये अधिकारियों में बेहतर प्रदर्शन को और साथ ही इन प्रदर्शन को अपने व्यवहार में लाने के साथ ही आने वाली नई चुनौतियों को निपटने के लिए, अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए तथा सुधारने और विभिन्न नीतियों पर चर्चा करके मनन करने का उन्हें ये अवसर दिया जाता है कि जो भी चीजें आपको सिखाई गई हैं उनके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या आपने जाना है, उसे वो खुद तो सोचिए समझिए लेकिन उसको अपने व्यवहार में भी उतारिए। व्यवहार में उतारिए जो कि देश के हित में काम आ सके। और जाहिर है कि जो भी हमारे जो भारतीय सिविल सेवा के जो हमारे कर्म अधिकारी हैं, वो जो भी काम करते हैं वो जाहिर है कि देश के हित में काम करते हैं। तो कुछ ना कुछ अगर इस तरह से कहते हैं ना कि मूल्यांकन करते रहेंगे, उसमें नई कुछ चीजें जोड़ते रहेंगे, कुछ नया सोचते रहेंगे, तो जाहिर है कि विकास और तेजी से होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। इसीलिए तो हमारे देश की सरकार ने 21 अप्रैल 2006 में पहला सिविल सेवा दिवस मनाया गया। विज्ञान भवन में आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री द्वारा इस समारोह का शुभारंभ किया जाता है और इसमें सिविल सेवाओं के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण भाग लेते हैं। और इसी दिन अधिकारी आपस में मिलकर आने वाले सालों की योजनाओं पर भी विचार करते हैं एवं उन पर विभिन्न मतों को प्रकट करते हैं कि किस तरह से ये योजनाएं होनी चाहिए। उनके अनुभव भी वो साझा करते हैं। सिविल सर्वेंट शब्द जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान प्रचलन में आया था और इस नाम से वो पुकारे जाते हैं अब भी। जी हाँ, यहाँ के नागरिक, कर्मचारी प्रशासनिक नौकरियों में शामिल थे और ब्रिटिशर्स ने सिविल सर्वेंट अर्थात लोक सेवक कहकर पुकारते थे। लोक सेवक तो जैसे जानते ही हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि जनता का सेवक हो। इन सेवाओं की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। इसके बाद चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इनमें सुधार किए और इसलिए वे भारत के नागरिक सेवाओं के पितामह कहलाए। और इनमें जो सेवाएं शामिल हैं उनमें हम मुख्य अगर बताएं तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, भारतीय पुलिस सर्विसेज IPS,
भारतीय विदेश सेवा IFS और अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवा समूह अ और ब के लिए भारत में कई सारे विद्यार्थी इससे संबंधित परीक्षाएं भी देते हैं। तो नेहा बिटिया, ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि जब ये दिवस मना रहे हैं तो हम जी। उनमें जुड़े जितने लोग हैं उन सबको हम ढेर सारी बधाई दे दें, है ना? उन्हें तो ढेर सारी बधाइयां देते हैं और साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये सारी परीक्षाएं जो हैं भारतीय लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ही आती हैं, जिसमें चयन होने के बाद आगे विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है। और आज का जो दिन मनाते हैं हम बुआ जी, इसलिए मनाते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि अधिकारियों का कार्य और प्रयास जो है उनके लिए उन्हें प्रेरित करें और उनकी सराहना करें, क्योंकि वो बिल्कुल। इतने अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए। हाँ, जो भी काम करता है उसको जब सराहना मिलती है तो जाहिर है कि उसका उत्साह और बढ़ जाता है। केंद्र सरकार सबसे अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों और समूहों को पुरस्कार देती है और विभिन्न विभागों का मूल्यांकन भी करती है। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। शाम हुई ये देश वीराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना। शाम हुई ये देश वीराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना। राह में मूरख मत लुट जाना, मत लुट जाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। बाबुल का घर छूटा जाए, अखियन घोर अंधेरा छाए, जी दिल घबराए। बाबुल का घर छूटा जाए, अखियन घोर अंधेरा छाए, जी दिल घबराए। आँख से टपके दिल का खजाना, दिल का खजाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। तो बुआ जी देखिए, गम की कहानी हमारी भी एक है क्या? जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं। हम तो नहीं, इंतजार कर रहे थे। देखो, हंसने बोलने की बात करो, शरारत की बात हो रही, थोड़ा मजा आएगा। और अब रचनात्मकता की बात है, कुछ नयापन होना चाहिए। रचनात्मकता से जुड़ी हुई है कि हम क्या? जब रचनात्मक कार्य करने जा रहे थे तो हमें रोक दिया गया है उसे करने के लिए, इसलिए ये गम की कहानी कुछ है। होगा उसमें गड़बड़। क्या कर क्या गड़बड़ नहीं, देखिए हमने एक बहुत अच्छा
एक पोस्ट देखी थी अच्छा। सोशल मीडिया पर, जिसमें एक गमला टूट गया था, तो उसे गमले को बहुत ही सुंदरता से बनाया गया था, फिर से चिपका कर फेंका नहीं गया था। अच्छा, कैसे? और उसमें जैसे जैसे कि जो बड़ा वाला टुकड़ा टूटा था उसे अंदर चिपका दिया गया था एक तरफ, हाँ, हाँ। और जो छोटे छोटे टुकड़े टूटे थे उन्हें साइड में एक के ऊपर एक लगाकर सीढ़ी की तरह बना दिया था। तो वो अच्छा। एक घर जैसा और साइड में सीढ़ी की तरह लग रहा था। तो हमने सोचा कि हम भी वैसे ही बनाएंगे। फिर हम उसके लिए गमला तोड़ने गए, तो फिर हमें रोक दिया गया। तो हमारी इस तरह से रचनात्मकता कैसे बढ़ेगी, आप हमें बताइए। ये ऐसा है ना, टूटी हुई चीज से बनता है। ऐसा नहीं कि अभी कहो कि नहीं हमारे पुराने कपड़े की कुछ बात हो तो तुम कहो कि नहीं, तो हम तो अम्मा की पुरानी साड़ी, अरे जो साड़ी है उसको फाड़ के तब बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो फटे हुए होते हैं अपने आप, जो स्वतः टूटते हैं, तो या वो जो उसी तरह से स्वतः नहीं खराब टूटता है, होते हमसे जब हैं, टूटता है तो चकनाचूर हो जाता है। तो उसका कुछ बनाने का दिया तो नहीं तुम किसी ने। जानबूझ के तोड़ती हो, ये समझो। इसमें ओहो। कुछ नयापन लाओ, उसको उस तरह से तोड़ो जैसा कि बनाना हो। ठीक है, तो हम ठीक है घर ना? जाके इसी तरह से तोड़ेंगे हाँ। गमला कि कुछ नहीं नहीं बन जाए। नहीं, जब टूटने लगे तब उस तरह से तोड़ा जाए कि जी। वो कुछ बन सके, है ना? ठीक है। ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि जब तक कि कुछ सही ढंग से नहीं होगा तो उसका कुछ सही प्रत्युत्तर भी नहीं मिलेगा। अब भाई इसीलिए तो रचनात्मकता दिवस मनाया जाता है। कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ इनोवेशन होना चाहिए। जब क्रिएटिविटी के लिए लोग बैठते हैं तो वैसे घंटों सोचते रहते हैं, तब जाके कहीं कुछ नया निकल कर आता है ना? जी। तो नए विचारों का उपयोग करने के लिए, नए निर्णय लेने के लिए और सकारात्मक रचनात्मक सोच के माध्यम से दुनिया को और कुछ नया, बेहतर, कुछ नया देने के लिए ये कदम उठाया जाए, इसलिए ये दिन मनाया जाता है और लोग उत्साहित हों, है ना? और इस दिन को मनाने के लिए 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में मनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया, और साल 2018 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। हमारे साथी ने ये संदेश लिखकर भेजा है। और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक नवाचार, रचनात्मकता और बड़े पैमाने पर उद्यमशीलता आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को गति दे सकती है। आंकड़ों की नजर से अगर जानें तो नेहा, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग वैश्विक स्तर पर कुल $2.25 बिलियन राजस्व और 29.5 मिलियन नौकरियों का सृजन करता है। यानी कि इतनी नौकरियां जो हैं इस क्षेत्र में मिलती हैं। बिल्कुल। और इस दिन की इस शुरुआत की बात हम करें बुआ जी, तो कनाडा के टोरंटो द्वारा 25 मई 2001 को इस दिन की शुरुआत की गई थी, और इस दिन की स्थापना कनाडा के मार्सी सहगल ने 1977 में की थी। तो सहगल ने 2077 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी एंड क्रिएटिविटी में रचनात्मकता का अध्ययन उन्होंने किया था। तो यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडीज जो है ये 1977 में इसका अध्ययन किया गया था, है ना? सहगल ने किया। और आइंस्टीन ने भी कहा था कि किसी देश का सतत विकास तभी हो सकता है जब वहाँ की सरकारें या शासन नवाचार और रचनात्मक कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगी। ये विश्व की अनमोल निधि है जो विश्व को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। देखो नेहा बेटी, अगर ऐसा ना हो ना कि कुछ हम नया सोचने का न रखें मन में, और ये भी सोचे कि कुछ सबसे अलग होना चाहिए, कुछ अलग हो, कुछ नया हो, तब तक तो लगेगा कि सब कुछ थम सा गया है ना? जी। अगर हम सोचना बंद कर दें तो सब कुछ थम जाएगा। तो एक ही तरह से अगर सारे काम होते रहे, उसी तरह से उसी ढर्रे पर अगर हम पूरे समय चलते रहें, तो एक वक्त के बाद हम सब में सब बोझिल लगने लगेगा। और हम अपने जीवन में भी कुछ नयापन अगर लेकर आते हैं, कुछ रचनात्मकता हो, बस या कुछ गमला नए तोड़ने के विचार हो, अलावा, है ना? गमला तोड़ने के अलावा घर से शुरू करना, ये बगीचे दुनिया से में नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें तोड़ा जा सकता है और नया बनाया जा सकता है। शुरू कर दो, घर से शुरू करो। हम सीख के वही सब जाते हैं, तो हम उसको रचनात्मकता अपनी लाने की कोशिश करते हैं, उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर कई अड़चने भी उसमें आते हैं। देखिए, उसमें अगर हम बात करें रचनात्मकता की शुरुआत तो घर से ही होती है ना बुआ जी? बिल्कुल, सारे अच्छे काम की शुरुआत, ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि भाई जो भी दान हो, चाहे कोई भी काम हो, वो घर से शुरू होना चाहिए। लेकिन ये जो रचनात्मकता की बात है, इसमें कपड़ा, मिट्टी है, कागज है, रंग, पेड़ आदि द्वारा कुछ न कुछ हम बना सकते हैं, है ना? कुछ तो कर सकते हैं, उन्हें अपनी कल्पनाशीलता द्वारा कुछ नया आकार दे सकते हैं। और बच्चों से ये बात हम शुरू कर सकते हैं। अगर हम खुद करेंगे तो बच्चों में उसके संस्कार मिलेंगे, आएंगे। और फिर हालांकि ये बात तुम्हारी बात से थोड़ा सा अलग है, वैसे तो हम यही कहेंगे कि बच्चों को टोका ना जाए, लेकिन गलत कर रहे हो तो उन्हें सही दिशा जरूर दें। और जैसे कि ये तुमने कहा गमला टूटने वाली बात है ना नेहा बिटिया, तो ऐसे कप के हैंडल बड़ी आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि वो वहीं से जोड़ होता है। तो उसको कहीं आप सीमेंट या गमलों में चिपका भी सकते हैं, या आधे दो टुकड़े हो जाते हैं, दो
कप आप चिपका दें, जिस तरफ से टूटा है उस तरफ कहीं आप सीमेंट लगाकर किसी गमले में आप उसको चिपका दीजिए, देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। वहाँ एक छोटा सा पौधा भी आप लगा सकती हैं। बिल्कुल। तो अब यही करना, गमला वमला ना तोड़ना बिटिया, ठीक है। कब से शुरुआत होगी? जब बच्चे, कहा जाता है, देखिए बुआ जी, जब बच्चे कोई रचनात्मकता भरा कोई कार्य करते हैं तो उनका विकास का ये संकेत होता है कि वो अपने मन से कुछ नई चीजें सोच रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो शिक्षक होते हैं या जो बड़े होते हैं आसपास, वो गलती से बच्चों की क्रियाशीलता में या रचनात्मकता में बाधा डाल देते हैं कई बार। और जब बच्चे अपने मन का कोई काम करते हैं तो उनको टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी कल्पना शक्ति वहीं रुक सकती है। नहीं, लेकिन गमला तोड़ने के अलावा बाकी सब करने देना चाहिए। लेकिन हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे कागज काट रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये यहाँ पर अभी फैल जाएगा, गंदगी हो जाएगी, तो ऐसा ना करें। नेहा बेटिया, ये तो बच्चों की बात बहुत हो गई, लेकिन यहीं पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि बड़े भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें भी करने देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब काम तो बच्चों का है ना। तो कुछ नयापन अगर समझ में आ रहा है कि कुछ बनाना है, आजकल तो बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। जैसे कि अब टिश्यू पेपर से खूब सुंदर सुंदर तरह तरह के फूल बन जाते हैं, गुलदस्ता बन जाता है। तो अगर कोई घर में बड़े लोग भी इसको करना चाह रहे हैं तो उसको करने देना चाहिए। बिल्कुल। और जो भी हो, मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें बुआ जी, तो आज के दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि हम सभी कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य अपने जीवन में करते रहें, खाली ना बैठें। इससे अच्छा है कि हम कुछ करें, कुछ नई चीजें करें। इससे कल्पना शक्ति का तो विस्तार होगा, मनोबल भी बढ़ेगा, और अगर चाहें तो हम इसका कोई व्यवसाय भी कर सकते हैं। अगर बहुत ही अच्छी कोई चीज हमने बना ली तो नेहा, तुम ये कहना चाह रही हो ना कि कुछ कुछ करते रहना चाहिए, है ना। तो हम बस तो ये सुनवा दो चाहते एक हैं कि गीत प्यारा। गमला तोड़ने का भी एक व्यवसाय हम बना सकते हैं। अभी गीत सुनवा दो तुम पहले, तब बात करते हैं हम। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। खुद मिट्टी किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। टूटे हुए पतवार है कश्ती के तो हम क्यों हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, पतवार बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है
तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। चित्रलेखा। महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांग की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स। हिंदी के ख्यातनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा। सुनना न भूलिए धारावाहिक चित्रलेखा हर सोमवार कार्यक्रम सखी सहेली में केवल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। तो प्यारे बुआ, हम ये तो चित्रलेखा तो जरूर सुनेंगे, लेकिन हमारे साथियों ने भी रचनात्मकता दिवस पर अपने कुछ विचार भेजे हैं। अरे बताओ बताओ, सुन पढ़ो। तो एक हमारे साथी कहते हैं कि कलात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग और नवाचार यानी इनोवेशन का विचार सदा से ही हमारे जीवन में बदलाव और बेहतरी की धूरी रहा है। सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने से लेकर आगे वो कहते हैं कि सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने से लेकर वैज्ञानिक आविष्कारों को आम जीवन से जोड़ने तक रचनात्मक समझ और नवाचार का भाव जरूरी है, क्योंकि एक विचार कुछ सहेजने और दूसरा नया रचने से जुड़ा है। और इसी समझ को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में 21 अप्रैल को आज का ये दिन मनाते हैं, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति में शिक्षा का बड़ा योगदान होता है और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की अहम भूमिका होनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं, ताकि काबिल और होनहार जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उन्हें एक राह मिल सके। नेहा के जैसे, है ना? नहीं, हमारे जैसे राह तो वो शायद ही देना चाहें, क्योंकि वो कहेंगे कि घर में फिर कुछ गमले वमले बचेंगे नहीं, कब बचेंगे नहीं, तो इसलिए वो उससे तो बचकर रहेंगे। कुछ और दिशा में भी चलो कि गमले गमले पर ना अटकी रहो। अभी बहुत सारे पाउडर के डिब्बों की भी बात चल रही है, और शरारत की बात जहाँ तक है, हमारे बहुत सारे साथियों ने बड़ी मजेदार बात लिखी है। लेकिन एक बात तो है कि पहले हम लोग घूम लेते हैं, है ना, क्योंकि शरारत जब करने लगेंगे तो फिर मन नहीं करेगा कि कहीं घूमने चलो, कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। और आज हम घूमने जाने वाले हैं चोपता में, जो कि एक हिल स्टेशन है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का ये हिल स्टेशन है, जो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित। हरे भरे नजारे हैं यहाँ, एक छोटा सा शहर है ये, और इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, यानी भारत का स्विट्जरलैंड है ये। बिल्कुल। चोपता समुद्र तल से 8,556 फीट की ऊंचाई पर एक खूबसूरत देखने लायक स्थल है। जी हाँ। अब पहाड़ है तो भाई जिन्हें ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेन साइकिलिंग, इन सब करने में बड़ा मजा आता है, वो यहाँ जरूर जाएं, है ना, क्योंकि सभी को एडवेंचर के शौकीन लोगों को ये जगह खूब पसंद आने वाली है। यहाँ स्कीइंग का भी मजा लिया जा सकता है। बर्फ से ढके पहाड़, मैदान और झीलें हैं। और यदि कहीं बर्फबारी आपके सामने शुरू हो जाए तो भाई समझ लीजिए कि आपकी तो लॉटरी लग गई। बिल्कुल। और हम यहाँ आने चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो कब जाएं, ये भी बातें हम बताएंगे। लेकिन बुआ जी, अब ये घूमने जाना है तो तैयारी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा एक हम ब्रेक ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम घूमने चलेंगे कहीं ना कहीं। जी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी, कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी, कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, तो अंतराल के बाद हम लौट गए हैं कार्यक्रम से। ये अंतराल था। नेहा, तुम अपनी शरारत से बाज नहीं आओगी। श्रोताओं, ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि नेहा से ज्यादा शरारती कोई नहीं है। इसको कितना पर ये अंतराल कितना अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम घूमने की बात कर रहे हैं, बस याहू याहू करते अंतराल रहो। लिया जी। चलो ठीक है जी। और हम घूमने जाने वाले हैं चोपता। तो यहाँ हमको बाद में घुमाओ नहीं। तुम अभी बताने वाली थी कि कौन सा समय रहेगा, तापमान कैसा रहता है, कब कब जाते हैं, बताओ। तो अगर हमें चोपता घूमने जाना है तो चोपता का तापमान पूरे साल ठंडा रहता है, तो गर्मी का एहसास ही नहीं होगा।
और मार्च से मई के दौरान यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। वाह, क्या बात तो है। बड़ा अच्छा लगेगा। और सर्दियों में अगर जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तापमान -10 से -15 डिग्री तक चला जाता है, तो क्या जम ही जाएंगे हम। बात है। वाह वाह वाह। लेकिन भाई यही हम कह रहे थे कि बर्फ अगर देखनी है तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, हाँ फरवरी में भी जा सकते हैं। और साथ ही ऊनी कपड़े, आरामदायक जूते चाहिए। मार्च से अप्रैल में वादियां, घाटियां, मैदान सभी हरे भरे, और फूल तो पूछो मत, रंग बिरंगे फूल भर जाते हैं। तो इस वक्त की खूबसूरती देख सकते हैं आप। वैसे नेहा बिटिया, ऐसा है ना, इन सब जगहों पर तो हर मौसम में एक एक बार जाना चाहिए, है ना। कभी ताकि एकदम पता सफेद रहे। चादर बिछी है, कभी रंगीन फूलों के बूटे फैले हुए हैं, है ना। तो ये तो हम घूमने तो जा सकते हैं। और चोपता की ठंडी स्वस्थ हवा, पक्षियों की जो चहचहाहट है वहाँ, और सूरज की किरणें जब बर्फ से लदी चोटियों को चूमती हैं, तो बरबस ही ऐसा मन मोह लेती हैं। कितना अच्छा एक दृश्य रहता है वो सामने। और यहाँ तुंगनाथ मंदिर, शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर जो है, वो कि चंद्रनाथ पर्वत पर वो स्थित है, और इसकी वास्तुकला बड़ी ही अद्भुत है। और कहा जाता है कि 1000 साल से भी अधिक पुराना है ये। शिव पार्वती के साथ साथ यहाँ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। यही तो हम कह रहे थे कि तुंगनाथ की गिनती जो है ना नेहा, भारत के प्रसिद्ध 5 केदार या पंच केदार में होती है। और विश्व भर से पर्यटकों का तांता लगा रहता है। और तुंगनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर ही की ओर जब जाएंगे तो चंद्रशिला मंदिर भी है, जहाँ ये रावण शिला या स्पीकिंग माउंटेन के नाम से विख्यात है। और ऐसा कहा जाता है कि ये स्थान रामायण से जुड़ा है। और जब भगवान श्री राम को रावण को मारने का दुख हुआ था, क्योंकि रावण महाज्ञानी भी थे, तो कहते हैं कि तब राम जी ने यहाँ शिव जी की स्तुति की और उन्हें इस पाप से मुक्त करने की उन्होंने विनती की, जिसके बाद शिव जी ने रावण को मुक्ति प्रदान की थी। और भाई ये तो हो गई ये खास जगह तुंगनाथ मंदिर। और उसके बाद आगे हम बढ़े, अब जो हम स्पीकिंग माउंटेन के पास गए है ना, और इसके बाद चलते हैं चंद्र पर्वत, जो कि रोमांचक ट्रैकिंग के लिए एक खास जगह है। और ट्रैक की लंबाई 1.5 किलोमीटर की है, यानी 1.5 किलोमीटर की है, जो तुंगनाथ मंदिर से शुरू होता है और चंद्रशिला बेस कैंप चौपता तक जाता है। यहाँ से हिमालय के शानदार दृश्य आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और जब इस ट्रैक में हम ट्रैकिंग करने जाएंगे तो पंचचूली, नंदा देवी, केदारनाथ और त्रिशूल की राजसी चोटियों को हम देख सकते हैं। इसके अलावा झीलों की सैर कर सकते हैं। यहाँ देवरिया ताल है, जो कि समुद्र तट से 2438 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झील है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है। कई सैलानियों का आकर्षण का केंद्र बन जाती है, क्योंकि इतना साफ पानी वहाँ का दिखता है झील का, तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ जाकर। और इतनी ऊंची पहाड़ी पर जाने के बाद अगर झील मिल जाए तो बस मजा आ जाता है ना। और यहाँ से फिर दिखता है चौखंबा चोटी के मनमोहक लुभावने दृश्य, जो आनंद से मन को रिझा देते हैं। झील के पास उसके शांत वातावरण में आप बैठ सकते हैं। आपको आंतरिक बहुत ही मानसिक शांति मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी, इसका आनंद ले सकते हैं। अब तुम थोड़ा सा अपनी चंचलता कम करोगी तभी संभव है ये सब। इसके संग संग देखो दुग्गल बिट्टा को देख सकते हैं, जो कि विश्राम स्थल बन जाता है यात्रियों के लिए। 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दुग्गल बिट्टा केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। जी। और दुग्गल बिट्टा का आप नाम ले रही बुआ जी, तो इसका अर्थ भी हम निकाल के लाए हैं। बताओ बताओ। इसका अर्थ होता है 2 पहाड़ियों के बीच का स्थान। तो आप यहाँ काली मठ का भी दर्शन कर सकते हैं। और ये काली माता का मंदिर है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और ये मंदिर भारत में 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। वाह क्या बात है। तो अब घूम फिर लिया गया, थोड़ा सा अब गीत संगीत की ओर दिशा अपनी मोड़ देते हैं। इस स्थान से संबंधित और भी बातें हैं, लेकिन हम लेकिन गीत सुन लेते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ो। जी, भाई थक भी गए ना।
मोहब्बत की बाहों का घेरा। हो नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ली ला 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 ला, ली ला 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 ला। सूरज पीछे घूमे धरती, सांझ के पीछे घूमे सवेरा। जिस नाते ने इनको बांधा, वो नाता है तेरा मेरा। हो नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। हो नीले पर्वतों की धारा, ला 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 ला, ला 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 ला। तो बुआ जी अब आराम हो गया है, आगे बढ़े। चलो चलो, सारी गांव चलिए। आगे चलना है। इसके अलावा चोपता के रास्ते में बांस और बुरांश का घना जंगल है और मनोहारी दृश्य हम सबको लुभा ही लेता है। मार्च अप्रैल में तो इस पूरे रास्ते में बुरांश के फूल की अनोखी छटा देखी जा सकती है, बिखरा रहता है। बिल्कुल। और चोपता से गोपेश्वर जाने वाला जो रास्ता है, वहाँ कस्तूरी मृग प्रजनन का एक फार्म भी है, अच्छा। वहाँ हम जा सकते हैं। और इसके अलावा बिसुरी ताल झील है, जहाँ ट्रैकर्स को अच्छा लगता है बहुत, क्योंकि ट्रैकिंग करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और तुंगनाथ, यहाँ से और तुंगनाथ पैदल जाया जाता है। इस दौरान आप रास्ते, कई सकरे रास्ते, घने जंगल, नदी, नालों और झरनों को पार करते हुए बिसुरी ताल झील तक आप पहुंच सकते हैं। और यहाँ से जब आप गुजरते हुए जाएंगे रास्ते में, तो आपको हिमालयन तेहर, कस्तूरी मृग, मोनाल, हिम तेंदुआ, जंगली बिल्ली जैसे दुर्लभ वन्य जीव दिखते हैं। क्या तो बात है। आप साथ में गाइड भी लेकर चलें, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा हाँ। जीव आपने देखा है। सही बात है। तो गाइड तो लेना ही चाहिए कहीं हम घूमने जाते हैं, क्योंकि उनकी बिल्कुल। जानकारी ज्यादा होती है। ज्यादा होती है और उन्हें पता होता है कि किस जगह पर कौन से जो जीव हैं वो मिल जाएंगे हमें, तो वो रास्ता भी बताते हैं। तो भाई इन सब जगहों पर ऐसे जाना चाहिए। अब जाने की बात आती है तो भाई बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ का जो एयरपोर्ट का नाम है बिल्कुल अलग है। अब जैसे देहरादून का जो है वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। अब आप देहरादून डालेंगे तो नहीं मिलेगा, तो भाई समझ लें कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, चोपता का सबसे नज़दीकी है और 179 किलोमीटर की दूरी है। टैक्सी, कैब, बस या आप जैसे भी जाना चाहे जा सकते हैं। और अगर ट्रेन से जाना है छुक से, तो बस ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पे उतर जाइए और वहाँ से आप चोपता जा सकते हैं। और अपने वाहन से जाना है तो रुद्रप्रयाग पहुंचकर आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 109 लेना होगा, जो वहीं पर आपको ले जाएगा। और यहाँ के जो स्थानीय व्यंजन है वो हम कब खाएंगे बुआ जी? आप ऐसे खाने की बात नहीं करिए, वापस चले गए हम। आ गए, घूम लिए, सब हो गया, खाने की बात तो होनी रास्ते में चाहिए। खिलाया तो था तुमको हमने, आलू के गुटके, यही तो का है थोड़ा सा। खास। और यहाँ पर वो झंगोरा की खीर जो बनती है, हाँ। सिसुन का साग बनता है, कापा बनता है, यानी मेथी पालक चावल का आटे से वो कुछ अच्छी सी चीज बनाते हैं वो। मडवी की रोटी एक बनती है और भांग की चटनी भी बनती है, ये हम नहीं जिसे खाएंगे। भंजीरा कहा जाता है। तो अभी ये जानकारी तो होनी चाहिए ना। जानकारी ले लेंगे ताकि पता रहे। वो पूछे भंजीरा खाओगे, हमने कह दिया हाँ। हाँ, तो और बस फिर फंस गए। हम बस फंस गए या हंस उसका- रहे हैं, क्या पता। नहीं, फिर कहीं जाने लायक नहीं बचोगी तुम जी, तो। ये भी बात है। हाँ, वो तो बात फिर है। गमले पर गमले तोड़ती रहोगी। वो पता चला उन्होंने शरारत कर दी और फिर हमारी शरारत बढ़ गई। तो भाई इस सब से बचने के लिए जानकारी बहुत जरूरी है। और अगर हम पर्यटन स्थल ये पहाड़ों की बात करें तो वहाँ एक खास तरीके की दाल आती है। वो सब चीजें जो है वहाँ पर बहुत देर में पकती हैं, लेकिन वहाँ की बड़ी खास चीजें होती हैं। जैसे कि राजमा हम लोग खाते हैं, उसी तरीके के खास वहाँ की दाल होती है जो पहाड़ों में ही मिलती है। तो उन सब को जब जाएं तो उन सब का आनंद जरूर लें। फिलहाल हम गीत का आनंद ले सकते हैं या चुलबुली बातें कर सकते हैं। देखिए, एक शरारत की बात तो होनी चाहिए, उसके बाद ही हम गीत सुनेंगे। क्या? क्योंकि बचपन की शरारत है ना, तो वो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब हम भाई बहन छोटे थे, वो भी काफी बच्चे थे, हमें कुछ शरारत सूझी, क्योंकि हमारी मम्मी घर पर नहीं थी, बाजार गई हुई थी।
तो हमने भी सोचा कि हम हलवा बनाते हैं, अच्छा। जो तेल में आटे से बनता है। हमने भी क्या किया कि एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डाला, चीनी डाली और स्टोव जला दिया। तो हमसे वो नहीं बना और लई के जैसे बन गया वो लेई जैसे होता है, जैसे चिपकाते थे। अच्छा, बिल्कुल। ओहो। और सब बच्चों को खिलाया, सबने खा भी लिया और हमने जल्दी जल्दी बर्तन मांज के साफ सफाई करके रख दिया, मम्मी को पता भी नहीं चले। और फिर 1 महीने के बाद पता चला है। बताइए कितनी अच्छी बात है ना, 1 महीने तक बात छुपा ली है, हमारे छुपा को भी ली पता इन्होंने। चल जाती है। तो भाई बर्तन मांजा ना उसके लिए, ऐसे थोड़ी कि ऐसे ही रख देते तो पता चल जाता। हाँ, उसी से पता चलता होगा तो हमारा बिटिया फिर। ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि जब कोई शरारत करो तो कोई निशान नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। और ऐसे ही हमारी एक साथी ने और लिखा है कि बचपन में अधिकांश हर बच्चे शरारत करते हैं, और जब शरारत में एक मिठास हो और चुलबुलापन हो तो वो शरारत अच्छी लगती है, लेकिन शरारत जब उद्दंड में बदल जाती है तो फिर शरारती बच्चे अच्छे नहीं लगते। मुझे याद है मेरा बचपन से ही जो नेचर था शांत स्वभाव का था, और मेरे ताऊ के लड़के बहुत शरारती थे, और उसी शरारत में वो मेरे से मारपीट भी करते थे। वो दिन आज भी याद आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो उन्होंने ये कोई वाली शैतानी नहीं शरारत की, थोड़ी सीरियस हो गई, गंभीर हो गई। दुखी शरारती है, लेकिन अच्छी अच्छी शरारत जब होती है ना तो वो काफी सोचा जाता है उसके लिए, रचनात्मकता आती है उसके लिए कि किस तरह से शरारत की जाए और सामने वाला गुस्सा तो हो पर एक खास तरीके से ही गुस्सा हो, और जितना हमें चाहिए उतना। ऐसा नहीं उतना कि ही मारपीट हो जाए या कोई बच्चे आपस में झगड़ने लगते हैं, तो झगड़े और शरारत में काफी फर्क होता है। बिल्कुल सही बात है। शरारत ऐसी हो कि किसी का नुकसान ना हो, लेकिन आप अपने मन का भी कर लें, लेकिन कोई बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन शरारत के नाम पर अगर बात की जाए तो बचपन की ही बात याद आती है कि बचपन में शरारत करते, घूमने चले गए। प्यारा सा गाना सुना दो, फिर आगे चलते हैं बचपन में। बचपन के दिन, बचपन के दिन, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। हाय हाय, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। उड़ते फिरते तितली बन के, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। उड़ते फिरते तितली बन के बचपन। वहाँ फिरते थे हम फूलों में पड़े, जहाँ ढूंढते सब हमें छोटे बड़े। वहाँ फिरते थे हम फूलों में पड़े, जहाँ ढूंढते सब हमें छोटे बड़े। थक जाते थे हम कलियाँ चुनते। बचपन के दिन भी क्या दिन थे। उड़ते फिरते तितली बन के बचपन। कभी रोए तो आप ही हंस दिए हम, छोटी छोटी खुशी छोटे छोटे वो हम। हाय रे हाय, हाय हाय, हाय रे हाय। कभी रोए तो आप ही हंस दिए हम, छोटी छोटी खुशी छोटे छोटे वो हम। हाय क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे। बचपन के दिन भी क्या दिन थे। उड़ते फिरते तितली बन के बचपन। बचपन के दिन भी क्या दिन थे। उड़ते फिरते तितली बन के बचपन। तो बुआ जी देखिए बचपन में तो घूमते फिरते रहते थे और शरारतें करते रहते इधर उधर जाकर।
वैसे तुम शरारत नहीं भी करती थी, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सब कुछ भी गलती होती थी, कुछ भी शैतानी कोई और करता था तो पूछा नेहा से ही जाता था कि तुमने तो नहीं किया है। तो इसलिए हम शरारतें कर लेते थे कि बाद में पूछा जाए, उससे अच्छा है कि पहले ही पूछ लिया जाए। हाँ, मतलब हम शरारत करके हामी भरें, क्यों हम मना करें, फिर अच्छा नहीं लगता था ना। हमारी एक और साथी है, वो भी ऐसे ही कह रही कि क्या? शरारत का तो वो पिटारा थी, क्योंकि अच्छा। दादाजी की लाडली थी और कोई कुछ कहता भी नहीं था, बड़ा अच्छा लगता था। वो कह रही कि भाई समझ कहाँ होती है इतनी बचपन में, लेकिन हाँ अगर घर में कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो सबसे पहले उसके बारे में मुझसे ही पूछा जाता था। तो ये तो होता ही है कि भाई आपने कुछ गड़बड़ आपने तो नहीं किया, ऐसा लगता है कि हाँ शरारत हुई मतलब सीधे चलिए वहाँ। बिल्कुल। और हमारे एक साथी कहती हैं कि शरारतों की बात चली और हम सुनकर चुप कैसे रहें। ये होती है असली शरारतों की, जो शरारती इंसान होता है उसके गुण है ये सब। हाँ, जैसे कि चुप कैसे रहें हम। हाँ, जैसे कि जिसको नाचना गाना आता है तो वो कहीं भी संगीत बजा नहीं कि बस वो उठ जाते हैं, जी रोक बिल्कुल। नहीं पाते अपने आप को उसी ना। तरह से तो वो कह रही कि सुबह का 8 बज रहा था और सर्दियों में रजाई ओढ़कर भाई सो रहे थे और मुझे शरारत सूझी। एक रुमाल घड़े के पानी से भिगोया और थोड़ा निचोड़ा और धीरे से रजाई मुंह की तरह से खोली और रुमाल उनके मुंह पर फैलाकर रजाई ढक दी। बस कुछ ही पल में वो घड़बड़ा कर चारपाई से उछल के बैठ गए। बोले मम्मी बचाओ, पानी कहीं से आया है। मम्मी और हम सब पहले से ही बैठे देख रहे थे, जोर जोर से हंसने लगे और भाई समझ गए कि ये शैतानी जो है वो इसी का काम है। तो मम्मी ने भी कह दिया कि भाई उठो, कितनी देर सोओगे, 8 बज गए। अब भैया देखो, तो अब मम्मी भी इसमें शामिल तो थी। हाँ, मम्मी जब शामिल थी तब तो फिर चाहे रुमाल लगे और चाहे सीधे घड़े का पानी मुंह पर जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। और हमारी एक साथी और लिख रही है कि जब मैं 4-5 साल की थी तब मेरे पड़ोस का हम उम्र लड़का खेल रहे थे। ड्रेसिंग टेबल में मम्मी ने 400 ग्राम वाला पाउडर का एक नया डिब्बा पहले दिन ही ला के रखा था। हमने पूरा का पूरा डिब्बा खाली कर दिया और बस बन गए भूत। ये शरारत जो हमेशा याद रहती है। इन्होंने एक और शरारत लिखी है। 6 साल की थी जबकि मेरी छोटी बहन 4 की। हमारा भाई लगभग 10 माह का रहा और हम दोनों उसे फ्रिज में पानी की बोतल के ठंडा पानी निकाल कर नहला दिया हम लोगों ने। और वो जनवरी की ठंड वाली मौसम, भाई का वो जोर जोर से रोना, बाप रे इतनी डांट पड़ी छोटी छोटी प्यारी बच्चियों को, मम्मी पापा बाबा, यहाँ तक कि पड़ोसी लोगों ने भी खूब जम के डांटा। जी पहले तो ये हुआ करता था कि पड़ोसी भी बिल्कुल अपना समझ कर इस तरह से डांटते थे कि क्या ही कहा जाए। और हमारे एक साथी कह रही, वो देखिए उन्होंने भी, उनके बेटी और उनकी ननद की बेटी ने भी इसी तरह से 1 किलो पाउडर उन्होंने खाली किया और बड़ी अच्छी तरह वाली भूत बनी होंगी, वो अच्छा लग रहा होगा। हाँ। दोनों ही बेटियां और पलंग पूरा सफेद हो गया वो। अच्छा। और उनकी आंखों के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था और आंखों के अंदर भी पाउडर घुस गया था और उनको देख के खूब हंसी भी आ रही थी और उनकी आंखों की चिंता भी हो रही थी। सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि चिंता लगती है कि कैसे पाउडर इतना बारीक होता है कि अगर कहीं इधर उधर चला जाए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक और मोटरसाइकिल की जो बात है उस पर हमारे एक साथी लिख रही हैं कि बचपन में एक बार ऐसी ही शरारत पापा की मोटरसाइकिल पर चढ़ के खेल रही थी कि अचानक मोटरसाइकिल गिर गई मेरे ऊपर। बस सब डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, ठीक था नहीं, और जब सब कुछ ठीक था इसलिए डांट से बच गई। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। तो अच्छा है, डांट से बच जाना कितना अच्छा लगता है। बाद में शरारत भी हो गई, डांट भी नहीं पड़ी, तो अच्छा। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खाना पीना करके आए और बिल नहीं मिला। बिल नहीं मिला या पच भी गया तुरंत। बिल्कुल। तो इस शरारतों की बात हो रही है तो एक शरारती सा गाना सुना देते हैं। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। आ रहे थे स्कूल से रास्ते में, हमने देखा एक खेल सस्ते में। क्या बेटा क्या? माँ, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ए चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। हे लट्टू बट्टू, हबट्टू लट्टू बट्टू, हबट्टू लट्टू बट्टू, लट्टू बट्टू लट्टू बट्टू लट्टू।
बातों की भेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल, थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सूंठ थोड़ा तेल। अरे बोल अले वाले बेटा, अरे गोलमोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोलमोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन, तीन को हमेशा करते आए 3.5, तीन को हमेशा करते आए 3.5, जरा नाप जरा तोल, इसे लूट उसे तीन। अरे चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल। दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, कहीं ढोल कहीं पोल, सीधी बात टेढ़ी चाल। अरे रे चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे बाबा मन की आंखें खोल। और बुआ जी पता है स्कूल में कितनी शरारतें होती हैं, जब दो लड़कियां अगर सामने बैठी हों तो उनकी चोटियां आपस में बांध देते हैं। ये वाली शरारत तो तुमने कभी बताई ही नहीं है? तो अभी आज खुल रहे ना शरारत का पिटारा, तो हमने इस तरह से बताया कि चोटी बांध दी जाती है दो अलग अलग वाली, तो फिर दोनों अलग अलग दिशाओं से उन्हें बुलाया जाता है, तो फिर अचानक से जा नहीं पाते हैं, गिर जाती हैं। जा कहाँ नहीं पाती हैं, या तो बाल खिंच जाता है बुरी तरह से, या गिर जाती हैं। और लड़कों के साथ में ये करना हो तो नीचे जब जूते होते हैं उनके फीते बांध दीजिए आपस में, हाँ। तो पैर बन जाते हैं। तो वैसा तो एक खेल भी होता है दो पैर बांध कर करने वाला, हाँ, लेकिन 3 टांग की रेस। चोटी बांधने वाला नहीं होता है, तो इसलिए वो करना ज्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही जब स्कूल में खाने की छुट्टी ना हुई हो, हाँ। लंच ब्रेक ना हुआ हो और उस वक्त भूख लगे या कुछ बहुत ही अच्छी चीज हमारी टिफिन में हमें पता है, खुशबू तो आती छुपा रहती है छुपा ना। के किस तरह से डेस्क के अंदर से खाना है चुपचाप। मैम वहां मुड़ी, उन्होंने ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखना शुरू किया कि यहाँ चुपचाप एक और खाना निकाल के चुपचाप मुंह में दबा लो। और अगर उसी समय उन्होंने जवाब पूछ लिया कि भाई जवाब बताओ, तुम बताओ, तब तो निकलना पड़ता है ना। तो बिल्कुल वो किस तरह से छुपाएं और किस तरह से बताएं, छुपता नहीं है वो। तो वो भी एक बड़ा आनंद गेम है। लेकिन उसमें मुंह जब चलाना पड़ता है ना, अभी सामने है, अब उसमें क्या होता है अक्सर, भाई हम तो यही करते थे कि जो डेस्क होती थी उस पे अपना हाथ रखते थे और दूसरा हाथ जो हथेली होती थी, मतलब कोहनी से उस पे रखते थे, और अपने जो दांत के नीचे या जैसे कि ठुड्डी जो होती है गाल को पर हाथ रख लेते थे और मुंह धीरे धीरे चलाते रहते थे। तो ऐसे मुंह के ऊपर जैसे हाथ रख लो, टिका लो हथेली पर, और उसके बाद मुंह चलाते रहो, खाते रहो, चबाते रहो धीरे धीरे, और धीरे धीरे उसको निगलना पड़ता है। वैसे कच्चा सीधा सादा बिना चबाए वबाए सब बस निगला जाता है। वो जो स्वाद हाँ, वो बढ़ जाता है, वो बिल्कुल अलग रहता है। और देखिए बुआ जी, इसी बात से हमें ये भी पता चल गया कि आपने भी वाला काम किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल किया है, तो नहीं करेंगे वही गुण हमारे अंदर आ रहे हैं। और देखिए अब सबसे बड़ा मजा कब आता है कि जब शरारत तो हमने की हो लेकिन डांट पड़ जाती किसी और को, या किसी और को कह दिया जाता है कि तुमने ये काम क्यों किया, तो उसका मुंह देखने लायक होता है। बता दो। तो कुछ इसी तरह से बात हो गई है कि अंतराल वाली शरारत अच्छी लगी, ऐसे हमारे साथी कह रहे हैं। तो हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, तो कह रहे हैं बुआ जी आपकी अंतराल वाली शरारत अच्छी लगी, तो हमें बड़ा आनंद आ चुका है। तो श्रोता समझ चुके होंगे कि आनंद क्यों आ रहा है हमें। नहीं समझेंगे श्रोताओं, हम आपको बता दें कि ये जो शरारत थी ये नेहा बिटिया ने की थी और हमारे नाम बिल फाड़ दिया गया। चलो कोई बात नहीं,
फिर भी मान लेते हैं कि हमारे सामने अगर किए तो हम भी उसमें शामिल थे। तो इन्होंने भी लिखा है कि वो उसका ये भी लिख रहे हैं कि बुआ जी अंतराल वाली शैतानी तो अच्छी थी। इन्होंने ये भी लिखा है कि छोटी सी शरारत इन्होंने भी लिखी है, हालांकि उसका अंत उतना मजेदार नहीं था। ये लिखते हैं कि ताऊ जी के यहाँ गया था, वहां मुझे पीने के लिए चाय दी गई और मेरा मन चाय पीने का बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करने लगे। अच्छा, बीच में नेहा बिटिया ऐसा समय आया था कि लोग ऐसे चाय ऐसे पूछते थे जैसे लगता था कि पानी पूछ रहे हैं। अगर आपने चाय मना कर दी तो वो ऐसे परेशान हो जाते थे कि अब इनको क्या पिलाया जाए, तो अक्सर फिर पी लेना पड़ता था। लेकिन भाई इनको नहीं पीना था। इन्होंने लिखा कि मैंने सबकी नजरें बचाकर वो चाय पास के बड़े बड़े से गुलदान में डाल दी और गुलदान में डाल के खाली कप जो है वो खाली कर दिया, रख दिया, किसी को पता ही नहीं चला। सबने समझा मैंने चाय पी ली। अब लेकिन यहाँ पर इनकी थोड़ी जो है ना शरारत जो है वो शराफत में बदल गई। इन्होंने लिखते हैं कि उसके बाद जब मैं घर आया और ये बात अपने छोटे भाई को बताई, अब लो छोटे भाई को बता दी। पहले तो वो बहुत हंसा, फिर कहा कि ये मैंने बहुत गलत किया, उनको पता लगेगा तो उन्हें कितना खराब लगेगा। बाद में मुझे भी लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर मुझे चाय नहीं पीनी थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो देखिए, इन्हें तो चाय पीनी नहीं थी, लेकिन हमारे एक साथी उन्हें तो चाय पीनी थी लेकिन पीने नहीं मिली। क्यों? और ऐसा हुआ कि वो बचपन में उन्हें चाय पीनी थी और उन्होंने चाय बनाकर पीने की शुरुआत करने के लिए मम्मी जैसे ही कहीं गई। अच्छा, हमें लगा सुनो, हमें लगा तुमने ऐसा कहा कि बचपन में उन्हें चाय पीनी थी और जब उन्होंने सोचा तो बनाते बनाते वो बड़े हो गए। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मम्मी ने रोक दिया ना बचपन में उन्हें। तो अच्छा। इसलिए रचनात्मकता को रोकना नहीं चाहिए। हो सकता है काली पीली नीली कैसी भी चाय बन सकती है। इनके साथ क्या हुआ ये जी, बताओ। इनके साथ ये हुआ कि वो बचपन में चाय बनाकर पी रहे थे। इसके लिए उन्होंने मम्मी जैसी गई तो उन्होंने चाय बनाना शुरू कर दिया और बना तो लिए लेकिन पी नहीं पाए, क्योंकि पीने वाले थे कि उससे पहले मम्मी आ गई और सारी चाय इन्होंने नाली में बहा दी, क्योंकि डर गए थे, बोले मम्मी क्या कहेंगी। ये सोचकर इनकी चाय बह गई। अरे मम्मी को भी दे देते आधी कप, उसी में तो बस मजा आ जाता, मम्मी भी खुश हो जाती। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है स्कूल वाली याद आ रही है कि सर्दियों के दिन जब स्वेटर पहन के जाते हैं तो आगे जो बैठे रहते हैं हमारे सहपाठी, बच्चे तो नहीं कह सकते, अब बच्चे कह सकते हैं, उनके पीछे वो स्वेटर में से हम लोग रोए ऐसे ऐसे नोचते जी, और उसकी हम लोग गुड़िया बनाते थे, है ना। पहले तो उसको दबा दबा के अपनी किताबों के बीच में रखते थे, फिर उसके बाद एक छोटा गोला बनाते थे, एक बड़ा गोला बनाते थे। तो कुछ इस तरीके की शैतानियां होती थी, बड़ी मजेदार होती थी। और अब हम कार्यक्रम से इजाजत ले लेते हैं बुआ जी। शरारतों का पिटारा खुला है तो ऐसे बातें चलने के लिए ऐसा लगता है। लेकिन नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।